सभी लोगों को पता है कि यह टीजीटी पीजीटी का बहुत ही कम सीट है। इसमें वही इंसान सफल होगा जो निरंतर अभ्यास करेगा। इसलिए आपको निरंतर अभ्यास के द्वारा एक सीट अपने नाम करना है। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उच्चारण स्थान से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको बहुत अच्छे तरह से जानना है। अगर जो लोग व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। च वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए क्या होगा। कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा या ओष्ठ होगा। तो च छ ज झ ञ यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 2। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। बताइए कि इसमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह प्रश्न पूछा जाता है कौन ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने सिर्फ 6 निबंधों की रचना करके ही श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो वह कवि कौन है, वह लेखक कौन है, तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जिन्होंने केवल 6 रचनाएं या 6 निबंध लिखकर ही क्या हो निबंध जगत में विख्यात हो गए। इसमें से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता निबंध भी है, पवित्रता भी निबंध है, मजदूरी और प्रेम भी इनका निबंध है। तो कौन सा नहीं है, भारतीय संस्कृत निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृत किसका निबंध है। तो बताइए भारतीय संस्कृत किसका निबंध है। तो भारतीय संस्कृत बाबू गुलाब राय का यह निबंध है। किसका निबंध है, बाबू गुलाब राय का निबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताइए। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि आनंद रघुनंदन का नाटक के लेखक कौन है। बताइए कौन है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा जिससे अधिक कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। आप लोग भी जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करते रहिए और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक हैं। कौन है, आनंद रघुनंदन के लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए प्रश्न नंबर 4। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा है, आपको बताना है। तो बताइए क्या रखा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा। सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को राहुल शाकृत्यायन जी ने। किसने कहा था, राहुल शाकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा था। तो प्रारंभिक काल गणपति ने कहा था। किसने कहा था, गणपति ने कहा था। और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आरंभिक काल और मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसमें भी कंफ्यूजिंग मत होइएगा। तो प्रारंभिक काल गणपति, आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल शाकृत्यायन ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था, महावीर प्रसाद ने कहा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। बताइए प्रश्न नंबर 5। डॉक्टर राम कुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा एकांकी राम कुमार वर्मा जी का नहीं है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राम कुमार एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे, जिनकी एकांकी चारुमित्रा भी है, दीपदान भी है,
कुड़ाल भी है। कौन सा रचना नहीं है? तो बहू की विदा रचना राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं है। तो यह किसकी एकांकी है? तो बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी जी का। किसका है? विनोद रस्तोगी जी का यह एकांकी है। चलिए प्रश्न नंबर 6 बताइए कि हिंदी साहित्य में किस बिरहड़ी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में किस बिरहड़ी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि कहा गया, आपको बताना है। बताइए इसमें कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जायसी की जो नागमती विरह वर्णन को ही विरह वर्णन का हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि कहा गया। किसको? जायसी की नागमती के विरह वर्णन को। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 7 बताइए भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन ऐसे व्याख्याकार हैं जो भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार नहीं हैं। तो भरत मुनि के व्याख्याकार में भट्टलोलक भी हैं, शंकुक जी भी हैं और अभिनव गुप्त जी भी हैं। तो कौन नहीं है? नंदकिशोर जी नहीं है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होना चाहिए। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन हैं? भट्टलोलक जी हैं, शंकुक जी हैं, अभिनव गुप्त जी हैं। कौन नहीं है? तो नंदकिशोर जी नहीं हैं। प्रश्न नंबर 8वां बताइए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बताइए किसका है? तो यह कथन आपका हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 9 बताइए भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाचियों में एक अशुद्ध है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द चंचरिक भी होता है, भ्रमर का द्विरेफ भी होता है और भ्रमर का पर्यायवाची शब्द मधुकर भी होता है। तो क्या नहीं होता है? माधव भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसलिए डी क्या है आपका सही जवाब होता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब है। अगला बताइए निम्नलिखित कहानियों में एक कहानी अमरकांत की नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा कहानी अमरकांत जी का नहीं है। तो अमरकांत का कहानी गगन बिहारी भी है, घुड़सवार भी है और दोपहर का भोजन भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो पान का पत्ता यह अमरकांत जी का कहानी नहीं है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 11 बताना है आपको कूट दिए गए हैं, उस कूट के द्वारा आपको क्या है? सही जवाब का चुनाव करना है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। जगनिक के लेखक कौन है? जगनिक के कवि कौन है? तो जंगलिक किसकी रचना है? बताइए किसका रचना? परमाल रासो का। जगनिक के रचना कौन सा है? परमाल रासो है। रस कलश किसका रचना है? तो रस कलश के रचनाकार कौन हैं? अर्योधधि हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। नाभादास किसकी रचना है? तो नाभादास के रचनाकार भक्तमाल जी हैं। इस तरह से पहले का घ ऑप्शन सही होता है। देखिए पहले में घ क्या? पहले में घ ए ऑप्शन में ही आ गया। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 12 बताइए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। बताइए इसमें इस काव्य
पंक्ति में प्रकृति चित्रण हुआ है, किस रूप में हुआ है आपको बताना है। उद्दीपन रूप में है, आलंबन रूप में है, उपदेश ग्रहण रूप में है या मानवीकरण रूप में है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इसमें आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 13 बताइए। जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जहाज के पंछी यह क्या है, उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है, बताइए कौन है। तो जहाज के पंछी के रचनाकार ईलाचंद्र जोशी जी हैं। कौन है, ईलाचंद्र जोशी जी हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइए। संधि से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो संधि को भी आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। बताइए सदैव में संधि है, सदैव में कौन सा संधि होगा। एड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयाद संधि है या गुण संधि है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। सदैव में वृद्धि संधि है। कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। और गुण में क्या होता है, गुण में एक की मात्रा आती है, जिसमें ए या ओ की मात्रा आता है उसमें क्या होता है, गुण संधि होता है। और जिसमें अय और औ की मात्रा आती है उसमें वृद्धि संधि होता है। जिसकी है इसमें ऊपर क्या है, अय की मात्रा हुआ, इसलिए यह सदैव वृद्धि संधि होगा। चलिए अगला बताइए। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से युग्म सही नहीं है। बताइए कौन नहीं है। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। कुटिल का विलोम सरल होता है। सार का विलोम निस्सार होता है। लेकिन उपयोग का विलोम क्या होता है, सदुपयोग नहीं होता है। तो उपयोग का विलोम दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए क्या दोनों शब्द अर्थ हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 बताइए। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है। कलम का सिपाही या रचना किसकी जीवनी है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय जी हैं, जो प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे। और इसका जीवनी किसका है, तो यह प्रेमचंद्र जी का जीवनी है। यह दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि कलम का सिपाही के जीवनीकार कौन है, तो अमृत राय जी हैं। और यह किसके जीवन पर लिखा गया, तो यह प्रेमचंद्र जी के जीवन पर लिखा गया है। अगला बताइए। आनंद मठ रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि आनंद मठ के रचना के लेखक कौन हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 17 में सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ के रचनाकार हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। बताइए कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं मेरा परिवार भी है, पथ के साथी भी है और छड़दा भी है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो समाधेनी रचना महादेवी वर्मा जी का नहीं है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अब आपको बताना है कि सामधेनी किसकी रचना है। तो सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए। प्रश्न नंबर 19। आपको वीडियो सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या समस्या आप लोगों को हो रही है। और अपना सुझाव भी ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्रश्न नंबर 19 बताइए। तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार है। बताइए कि तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, बताइए क्या होगा।
इससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक, आपसे पूछा जाता है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य जी हैं। एकेश्वर, आपसे पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। और तो कौन बचा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद ही था। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 20 बताइए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ है। यह मुहावरा आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, बताइए क्या सही अर्थ होगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ होगा, संबंध या व्यवहार का समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है। यानी संबंध या व्यवहार अपने स्तर के लोगों के साथ ही करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 बताइए, दाल भात शब्द में समास है। दाल भात में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। दाल और भात, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे का विरोधी होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन गजानन। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे नीलकमल। क्या है? नीलकमल। नीलकमल में भी क्या है? कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 22, ठेठ हिंदी का ठाठ। आपको बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। बताइए इसके लेखक कौन है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक अरियौद जी हैं। कौन है? अरियौद जी हैं। आपसे पूछा जाता है अरियौद का पूरा नाम क्या था, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौद इनका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 22 बताइए, निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आपको बताना है कि कौन से उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी हैं। यशपाल हैं का, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, प्रेमचंद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 24 बताइए, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुर्दों का टीला क्या है, एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है बताइए, इसके लेखक कौन है। तो मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक रांगे राघव जी हैं। कौन है? रांगे राघव जी हैं। अब प्रश्न नंबर अगला बताइए, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया था। यानी नवीन कहानी जो आंदोलन था इसको समानांतर कहानी किसने कहा था बताइए। किसने कहा था? यशपाल ने, कमलेश्वर ने, राजेंद्र यादव ने या मन्नू भंडारी ने। तो समांतर कहानी कहने वाले कौन थे? कमलेश्वर थे। कौन थे? कमलेश्वर जी थे। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, तब भी कमलेश्वर जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 26, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं। बताइए इसके लेखक कौन हैं। तो सभी लोग बताएं इसका लेखक कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने कौन सा नाटक लिखा था एकांकी? अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 27 बताइए, नाटक को पांचवा वेद मानने वाले हैं। आपको बताना है कि नाटक को पांचवा वेद किसने माना है।
तो नाटक को पांचवा वेद किसने माना है? तो भरत मुनि ने नाटक को पांचवा वेद माना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो बताइए अलंकारों की संख्या भरत मुनि ने कितना माना है? बताइए। तो अलंकारों की संख्या भरत मुनि ने 4 माना है। अगर रसों की संख्या पूछा जाए तो रसों की संख्या कितना माना है? रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 मानी जाती है। इन दोनों प्रश्नों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग देखिए, अलंकार पूछा जा रहा है तो 4, रस पूछा जा रहा है तो 8। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। प्रश्न नंबर 29 बताइए। प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम है। आपको बताना कि प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम क्या है? 4 मित्रा है, एक दिन है, एक घूट है या अजनबी है? तो प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम क्या है? एक घूट है। कौन सा है? एक घूट है। प्रश्न नंबर 29 बताइए। चतुष्पद में समास है। आपको बताना कि चतुष्पद में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा? जहाँ पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ का पता चलता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जहाँ पर विशेषण विशेष्य का पता चलता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो बताइए इसमें क्या? चतुष्पद, 4 पैर वाला, इसमें संख्या का पता चला इसलिए कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। बी ऑप्शन जिन्होंने चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 30 बताइए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पर पग तल में, इस पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए कि इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल के लेखक कौन हैं? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के प्रवर्तक जिसे माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अर्धकथानक के लेखक हैं। आपको बताना कि अर्धकथानक के लेखक कौन हैं? बताइए कि अर्धकथानक के लेखक कौन हैं? इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके लेखक कौन हैं। शांति जैन हैं, बनारसी दास जैन हैं, महादेवी वर्मा जैन हैं या जैनेन्द्र जैन हैं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब दीजिए। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, स्पेनिश का है, फ्रांसीसी का है या ग्रीक का है? तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? तो रिपोर्टाज जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 32 का जिन्होंने सी उत्तर दिया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 33। आपको बताना है कि कर शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं। आपको बताना इसमें से कौन सा कर का अर्थ नहीं होता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कर्मिस हाथ, कर्मिस किरण भी होता है, कर्मिस करना भी होता है। तो क्या नहीं होता है? कान नहीं होता है। कान किस मिस होता है? तो कान को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, कर्ण का तत्सम, कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? कान होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 34। आपको बताना है मात्रा किसे कहते हैं। तो बताइए कि मात्रा किसे कहते हैं। वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 35। आपको बताना है निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग क्या है? निस भी आपका एक उपसर्ग है, निर भी आपका एक उपसर्ग है, दुस भी आपका उपसर्ग है। तो क्या नहीं है? रव आपका उपसर्ग नहीं है।
तो डी जिन लोगों ने चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 36 बताइए, माटी की मूर्तें रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। तो माटी की मूर्तें रचना बताइए किसकी है। जगदीश चंद्र माथुर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा की या डॉक्टर महेंद्र जैन की। तो माटी की मूर्तें के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 37, संकलन त्रय। आपको बताना है कि संकलन त्रय से आशय है। बताइए कि संकलन त्रय से क्या आशय है। काव्य, नाटक या कथा, समय, कार्य या स्थान, सत, रज या तम, दैविक, दैहिक या भौतिक। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो संकलन त्रय का अर्थ होता है, आशय होता है समय, कार्य और स्थान। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 38 बताइए, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। बताइए कि आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं। प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, मनु भंडारी हैं। तो आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपसे एक पूछा जाता है दीपशिखा, तो आकाशदीप और दीपशिखा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप बताइए कि दीपशिखा के रचनाकार कौन हैं। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का रचना। किसका है? महादेवी वर्मा जी का रचना है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आकाशदीप पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा पूछा जाए तो महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 39 बताइए, निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। तो आपको बताना है कि नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है। नहीं पौध नहीं है, बाबा बटेश्वर नाथ नहीं है, या वोलचनामा नहीं है, या सत्यवादी नहीं है। तो नागार्जुन का रचना नई पौध भी है, नागार्जुन का रचना बाबा बटेश्वर नाथ भी है। इनकी रचना वोलचनामा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो सत्यवादी उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यह भी पता होना चाहिए कि सत्यवादी उपन्यास किसका है। तो यह सत्यवादी जो उपन्यास है गुजराती उपन्यास का अनुवाद है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 40। आपको बताना है कि निम्न बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है। तो यह जितने भी उपन्यास हैं यह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। इसमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा आत्मकथात्मक उपन्यास है। चारचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, या नामदास का पोथा है। तो हजारी प्रसाद की ये सभी उपन्यास हैं, लेकिन इसमें से आत्मकथात्मक उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है। तो आत्मकथा यहाँ देखकर बच्चे क्या लगाते हैं? आत्मकथा लगाते हैं, लेकिन यह क्या है? एक उपन्यास है। तो इसकी विधा अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उपन्यास विधा है। किसकी? बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए प्रश्न नंबर 41 बताइए, जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें हैं। इसकी विधा आपको बताना है। इस तरह से विधा भी पूछा जाता है। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। यह इसकी विधा क्या है? बताइए क्या होगा इसका विधा। तो इसका विधा क्या है? रेखा चित्र है। इसे आप याद रख सकते हैं कि जगदीश की 10 तस्वीरों का रेखा बनाना। एक ट्रिक आप बना सकते हैं, जगदीश की 10 तस्वीरों का रेखा बनाना है। तो जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें से 10 तस्वीरें रचना हो गया, रेखा से रेखा चित्र इसकी विधा हो गया। प्रश्न नंबर 42 बताइए कि अजातशत्रु के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अजातशत्रु के रचनाकार कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बालेंदु कुमार हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं।
तो अजातशत्रु एक नाटक है, तो इसके नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी का यह प्रसिद्ध नाटक है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। सौंदर्य है क्या? औदार्य है? सौमनस्य है या उत्सुक है? तो बताइए, सौंदर्य आपका सही लिखा गया है, सौमनस्य भी सही लिखा गया, उत्सुक भी सही लिखा गया, तो क्या गलत है? औदार्य अशुद्ध है, इसलिए आपका सही जवाब औदार्य होगा। यह क्या होता? औदार्य। क्या होना चाहिए? औदार्य होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 44 बताइए। चम्यक हरबा अंग मिली अधिक सुहाई, समुझी परे सियही अरे जब कुमिलाय। इसमें छंद बताना है, तो आपको छंद बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा छंद होगा? इंद्र बज्रा होगा, सोरठा होगा, बरमय होगा या चौपाई होगा? तो इस पत्ति में आपका बरमय छंद है। कौन सा छंद है? बरमय छंद है। प्रश्न नंबर 45 बताइए, प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे? तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे थे? तो मात्र 3 उपन्यास लिखे थे। कौन कौन? कंकाल, तितली और इरावती। जिसमें से इनका यह अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। यह प्रश्न भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए बताइए, अगर आप लोगों को अधूरे उपन्यासों को संकलन पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए जितने भी अधूरे उपन्यास है उसका संकलन आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब। बताइए अगला कि निम्नलिखित में परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान विषय से नहीं है। आपको बताना कि इसमें से किसका एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसका भाषा विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो ध्वनि परिवर्तन है, अर्थ परिवर्तन है, बुद्धि परिवर्तन है या रूप परिवर्तन है। तो भाषा विज्ञान का संबंध ध्वनि परिवर्तन से का भी होता है, अर्थ परिवर्तन का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता? रूप परिवर्तन का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता है? बुद्धि परिवर्तन का कोई संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 47 बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? राम सीताया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम आगच्छत। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। बताइए इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ? किसमें? लक्ष्मणेन में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए लक्ष्मणेन में कौन सी विभक्ति है। बताइए, चतुर्थी है, षष्ठी है, तृतीया है या सप्तमी है? इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे रामेण, रामाय, रामात, ऐसे पढ़ा जाता। तो इसमें कौन सी रामेण में होता है? तृतीया विभक्ति। उसी तरह से लक्ष्मणेन में कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति है। तो आप लोगों को शब्द रूप भी याद होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बताइए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक हैं। तो बताइए इसके लेखक अज्ञेय हैं, नागार्जुन हैं, मोहन राकेश हैं या सुधांशु जी हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन हैं? बताइए। अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। क्या प्रिय ने उत्तर दिया? तो आप बताएंगे अज्ञेय। पता नहीं अज्ञात है उत्तर दिया कि नहीं। इस तरह से ठीक से भी आप याद कर सकते हैं। क्या प्रिय ने उत्तर दिया? तो आपका जवाब होना चाहिए पता नहीं या अज्ञेय। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 49। निरापद शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि निरापद का शब्द का अर्थ क्या है। असुरक्षित है, सुरक्षित है, आपदाओं से घिरा है या बिना पैरों का है। यह भी कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। बताइए, देखते हैं इसमें कितने लोगों का प्रश्न सही होता है। निरापद मीन्स होता है निर्विघ्न। क्या होता है? निर्विघ्न। ठीक है, निर्विघ्न।
अर्थात बिना किसी विघ्न के, जो सुरक्षित हो। निर्विघ्न, निरापद का अर्थ क्या होगा? सुरक्षित। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। पद का अर्थ यहाँ लगाकर बहुत लोग बिना पैरों का भी चॉइस किए होंगे। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 50 आपका। इसमें कूट के माध्यम से लेखक और उसकी रचना को मिलान करना है। बताइए, गजानन माधव की रचना इसमें से कौन सा है? तो गजानन माधव की रचना क्या है? बी पात्र है। गिरजा कुमार माथुर की रचना धूप के धान है। धर्मवीर भारती की रचना कनु प्रिया है। और नरेंद्र शर्मा की रचना क्या है? +1 है। तो आपका पहले का ग सही है, यानी पहले का ग 2 में है। तो और दूसरा देख लेंगे, गिरजा कुमार माथुर दूसरे का घ है, धूप के धान, यानी दूसरे का घ क्या है? डी वाले में। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होगा। इसे आप याद रख सकते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। विपात्र का कभी भी मुक्ति नहीं होता, तो विपात्र से विपात्र रचना हो गया, मुक्ति नहीं होता तो मुक्तिबोध। गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान। धूप के धान क्या हो गए? गिरजा। आप लोग देखे होंगे खेत में जब बारिश होता है तो जो धान होते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो याद रखेंगे, धूप के धान गिरजा। गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान से धूप का धान रचना है। धर्मवीर भारती का कनुप्रिया। कनुप्रिया क्या करती है? धर्म करती है। कनुप्रिया धर्म करती है, तो कनुप्रिया से कनुप्रिया रचना हो गया, धर्म से धर्मवीर भारती। +1 में नरेंद्र शर्मा गए। +1 में नरेंद्र शर्मा गए। नरेंद्र मोदी का आप लोग नाम सुने होंगे, ये कहाँ गए थे? +1 वहाँ गए, तो क्या हुआ? शर्मा गए। तो शर्मा यानी शर्मा से नरेंद्र शर्मा, और +1 से +1 रचना हो जाएगी। इस तरह से टिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, जो कभी भी नहीं भूलेगा। प्रश्न नंबर 51 बताइए, आलाखंड के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि आलाखंड के रचनाकार कौन हैं। खुमान हैं, जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं या विद्यापति हैं। तो आलाखंड का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। क्या नाम है? परमाल रासो इसका दूसरा नाम है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। कौन हैं? जगनिक हैं। प्रश्न नंबर 52 बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना हरिवंश राय बच्चन की है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है। विद्युत लता है, मधुशाला है, विपथगा है या विपन्नता है। तो इसमें सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मधुशाला क्या है? यह हरिवंश राय बच्चन जी का प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 52 बताइए, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। आपको बताना है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन हैं। तो गुनाहों के देवता के लेखक शमशेर बहादुर हैं, अमरकांत जी हैं, शेखर हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो गुनाहों का देवता क्या करता है? धर्म करता है। तो धर्म करता है धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 54 आपको बताना है, जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन है। बताइए कौन है जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता? आपको बताना है। श्याम सुंदर दास हैं, माता प्रसाद गुप्ता हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास रानी दुर्गावती है, गढ़ कुंडार है, मृग नयनी भी है। तो कौन सा नहीं है? जय सोमनाथ इनकी रचना नहीं है। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए,
भस्मांकुर खंड काव्य के कवि हैं। आपको बताना है कि भस्मांकुर क्या एक खंड काव्य है, इसके कवि कौन है। निमिषार हैं, नागार्जुन हैं, नागानंद हैं या नागेंद्र हैं। तो भस्म, जब किसी को नाक काट लेता है तो लोग क्या करते हैं, भस्म लगाते हैं। तो भस्म से भस्मांकुर, नाग से नागेंद्र, इस तरह से नागार्जुन। कौन, सॉरी 1 मिनट, इसका सही जवाब आपका हाँ नागार्जुन ही होगा। क्या है, नागार्जुन जी हैं। भस्मांकुर खंड काव्य के कवि कौन है, नागार्जुन जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 57। निराला की एक प्रमुख कविता जो लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है वह है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सभी रचनाएं, तुलसीदास भी है, परिमल भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, सरोजी स्मृति भी है। तो इसमें से आपको बताना है कि लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है। तो महाकाव्य राम की शक्ति पूजा लघु कलेवर में कही जाती है। यह निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला बताइए, रेडियो रूपक से तात्पर्य। आपको बताना है कि रेडियो रूपक से क्या तात्पर्य है। ध्वनि नाटक है, छाया नाटक है, रेडियो नाटक है या गीत नाटक है। तो रेडियो रूपक से तात्पर्य रेडियो नाटक से है। किससे है, रेडियो नाटक से है। अगला बताइए, हिमाद्री कविता के लेखक हैं। तो हिमाद्री कविता के लेखक कौन हैं, पंत हैं, प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं या नवीन जी हैं। तो हिमाद्री कविता के लेखक प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 60 बताइए, निम्न में से एक रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किस रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी नहीं हैं। धरती के फूल, यह भी किसका है, कन्हैयालाल मिश्र का रचना है। माटी हो गई सोना, यह भी कन्हैयालाल मिश्र का है। दीप जले शंख जले, यह भी किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो कौन सी नहीं है, पाजेब रचना, यह कन्हैयालाल मिश्र की नहीं है। पाजेब किसका है, तो पाजेब जैनेन्द्र का रचना है। किसका है, जैनेन्द्र का रचना है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। और अंत में आता है आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न। इसका जवाब आप सभी लोगों को नहीं, अभी 29 ही प्रश्न हुए हैं, तो इसका देख लीजिए। हिंदी का एक साहित्यकार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचना में पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग मानकर उन पर लेख लिखे हैं, वो कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, महादेवी वर्मा हैं या श्रीपत राय जी हैं। तो अब मेरा परिवार में पशु पक्षियों को भी अपना परिवार का अंग मानकर रचना लिखने वाली कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इस तरह से आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए आज का चैलेंज प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपको बताना है कि हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। वह है दिनेश नंदनी, डालमिया का, राय कृष्ण दास का, राय बहादुर, हीरालाल का या हरिकृष्ण प्रेमी का। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका था राय कृष्णदास। राय कृष्णदास, यह क्या, हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। किसकी रचनाओं को, राय कृष्णदास की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, बताइए खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार है। बताइए कि खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है,
अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है या यमक अलंकार है। तो सभी लोगों को पता होगा खग कुल कुल सा बोल रहा है। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 बताइए, इसमें सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है वस्त्र शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, इनमें एक अशुद्ध है जिसको चिन्हित करना है। तो वस्त्र का इसमें पर्यायवाची दिया गया जिसमें एक पर्यायवाची गलत है जिसको आपको बताना है। बताइए क्या सही जवाब होगा। तो आप लोगों को पता होगा पटमिस वस्त्र भी होता है, पटमिस अंबर भी होता है और पटमिस वसन भी होता है। तो क्या सही जवाब होगा? ये है आपका वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 65 बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है उसे चिन्हित करना है। इस वाक्य में एक गलत दिया गया, गलत ऑप्शन को आपको बताना है। बताइए, अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, नित्य स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें आपका गलत ऑप्शन होगा अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए। यह क्या गलत है? क्योंकि यहाँ अनेकों कर दिया गया, अनेक वैसे ही बहुवचन होता है, इसलिए आपका सही जवाब ए होगा। प्रश्न नंबर 66 बताइए, चंद्रहास हर्ष मम परिताप। यहाँ चंद्रहास का अर्थ है, आपको बताना है चंद्रहास का क्या अर्थ है। तो चंद्र ज्योत्सना है, बाढ़ है, अशोक वृक्ष है या तलवार है। तो चंद्रहास मीन्स क्या होता है? तलवार होता है। चंद्रहास मीन्स तलवार, जिसे खड़ भी कहा जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 67, दंपति शब्द का अर्थ है। आपको बताना कि दंपति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दंपति का अर्थ बताइए प्रेमी प्रेम का, माँ बाप, पति पत्नी या पिता पुत्र होता है। तो दंपति मीन्स होता है पति पत्नी। क्या होता है? पति पत्नी होता है। प्रश्न नंबर 68 बताइए, जिजीविषा शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ होता है। जागने की इच्छा, जाने की इच्छा, मृत्यु की कामना, जीने की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। यह भी प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 69 बताइए, मैं इनसे मिला रचना है। आपको बताना है कि मैं इनसे मिला की रचना की विधा क्या है। आपको विधा बताना है। तो इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या साक्षात्कार है। तो मैं इनसे मिला यह एक साक्षात्कार है। किसका साक्षात्कार है? तो यह पद्म सिंह शर्मा जी का साक्षात्कार है। कौन सा? मैं इनसे मिला। प्रश्न नंबर 70 बताइए, निम्नलिखित साहित्यकारों में एक छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं, जो नहीं हैं उसे चिन्हित कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन से साहित्यकार रेडियो नाटक लेखक नहीं हैं। तो रेडियो नाटक लेखक कौन है? सत्येंद्र भी हैं, सत्येंद्र भरत भी हैं, चिरंजीत भी हैं और उपेंद्रनाथ अस्क भी हैं। तो कौन नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा जी रेडियो नाटक लेखक नहीं है। यह एक ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है ऐतिहासिक कहानीकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, किशोरीलाल जी हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 71 बताइए, निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वर्णनात्मक निबंध भी होता है, भावात्मक निबंध भी होता है, विचारात्मक निबंध भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? प्रतीकात्मक निबंध नहीं होता। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 72 बताइए,
निम्न नाटकों में से एक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली है, कुड़ाल है या सीता स्वयंवर है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक सिंदूर की होली है। कौन सा है? सिंदूर की होली है। और आपको यह भी पता होना चाहिए रक्षाबंधन किसका नाटक है। तो रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा आलोचक प्रकार में से सही नहीं है। तो शास्त्रीय आलोचना भी होता है, तुलनात्मक आलोचना भी होता है, व्याख्यात्मक आलोचना भी होता है। कौन सा नहीं होता है? तो बिंबात्मक आलोचना नहीं होता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 74 बताइए चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक हैं। बताइए कि चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक कौन है। यह भी नाटक का एक भाग होता है। क्या? प्रहसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक बद्रीनाथ भट्ट जी हैं। कौन है? बद्रीनाथ भट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 75 बताइए गृहम गच्छति शब्द में संधि। आपको बताना है गृहम गच्छति संधि में कौन सा संधि है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या कोई संधि नहीं है। तो गृहम गच्छति शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें बताइए कौन सा संधि होगा। तो इसमें सही जवाब आपका स्वर संधि होगा। क्या होगा? स्वर संधि होगा। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है। अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है या पौरुष नहीं है। तो पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत अहिंसा भी आता है, इसके अंतर्गत सत्य भी आता है और इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है? पौरुष नहीं आता है। तो डी ऑप्शन का चुनाव जिस लोगों ने किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 77 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बौद्ध युगे शब्द में विभक्ति है। विभक्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए बौद्ध युगे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तृतीया विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बौद्ध युगे 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 शब्द में क्या है? सप्तमी विभक्ति। आपका सप्तमी विभक्ति होगा। प्रश्न नंबर 78 बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है। आप बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कृष्ण काव्यधारा में राधा माया का प्रतीक है। कृष्ण काव्यधारा में मुक्तक पद शैली का प्रयोग हुआ है। कृष्ण काव्यधारा आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं। कृष्ण काव्यधारा का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं या कृष्ण सामान्य लौकिक पुरुष थे। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग सही जवाब का चुनाव कर लिए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। बाकी सब क्या असंगत हैं, गलत हैं। प्रश्न नंबर 79 बताइए जिसे बांटा न जा सके। जिसे बांटा न जा सके उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं, आवंटित कहते हैं, अकूत कहते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जिसे बांटा न जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अविभाज्य कहते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन सही जवाब होता है। जिसे खंडित न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 बताइए कालिदास की रचना रघुवंशम है। आपको बताना है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। यह किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या गीत काव्य है। तो कालिदास का प्रसिद्ध रचना क्या है? रघुवंशम। तो इसका विधा क्या है? तो यह एक महाकाव्य क्या है? एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 81 बताइए तीन कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए कि तीन कौड़ी का होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है।
बर्बाद होना, बुरी तरह हार जाना, बेकार होना या बिगड़ने का कार्य। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो 3 कौड़ी का होना मुहावरा होता है बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना होता है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। बताइए अगला प्रश्न नंबर 82। जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? सूतक कहते हैं, सूतवाहक कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं या प्रहरी कहते हैं। तो जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। अब बताइए प्रश्न नंबर 83। इसका सही जवाब क्या होगा? आलोचना शब्द का सही अर्थ है। आपको बताना है कि आलोचना शब्द का सही अर्थ क्या है। बुराई करना, गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना, देखना या समझदारी न होना। तो आलोचना शब्द का सही अर्थ होता है गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना। क्या होता है? गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। प्रश्न नंबर 84 बताइए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति किसका है? कबीरदास का है, रहीम का है, तुलसीदास का है या केशव दास का है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति रहीम दास की है। किसका है? रहीम दास जी का है। प्रश्न नंबर 85 बताइए। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसका है? बताइए किसका है? श्रीनिवास दास का, आचार्य चतुर्सेन का, मुंशी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी का या किशोरी दास वाजपेयी का? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। वैशाली की नगर वधू क्या? चतुर है, चतुर से चतुर्सेन। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन हैं। कौन है? आचार्य चतुर्सेन जी हैं। प्रश्न नंबर 86 बताइए। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है? बताइए कि शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है। घनानंद के, आलम के, ठाकुर के या मती राम के? तो शुक्ल जी ने मौन मधी पुकार घनानंद की कविता को कहा है। किसको कहा है? घनानंद की कविता को कहा है। घनानंद को ही पीर का कवि भी कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर 87। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मोई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। बताइए यह दोहा किसका है? रहीम का है, तुलसीदास का है, कबीरदास का है या बिहारी का है? तो कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मोई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। आप लोग इसे पढ़कर ही पता हो गया होगा कि यह किसकी पंक्ति है। यह दोहा कबीरदास जी का है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 88। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? बताइए कि नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। प्रगतिवादी आलोचक हैं, शैली वैज्ञानिक आलोचक हैं, शास्त्रीय आलोचक हैं या स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी यह एक स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। कैसे आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन से स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 89 बताइए। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? आपको बताना है कि छायावाद का पतन पुस्तक किसका है। रामविलास शर्मा का है, विजय नारायण देव शाही का है या देवराज का या शांतिप्रिय द्विवेदी का है। तो छायावाद का पतन किसका है? तो देवराज का है। छायावाद का पतन देवराज का पुस्तक है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 90। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? आपको बताना है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। मुझे चाँद चाहिए का, सारा आकाश का, अंधेरे बंद कमरे का या पहला पड़ाव का? तो वर्षा वशिष्ठ मुझे चाँद चाहिए
का नायिका है? किसका नायिका है? तो मुझे जांच चाहिए कि नायिका है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 91, बादलों के घेरे किसकी कहानी है? आपको बताना है कि बादलों के घेरे किसकी कहानी है। मनु भंडारी का है, कृष्णा सोबती का है, उषा प्रियवदा का है या शशि प्रभा का है? बादलों के घेरे में कौन सोती है? कृष्णा सोती है। तो आप याद रखेंगे कि बादलों के घेरे में कौन सोती है? कृष्णा सोती है। तो बादलों के घेरे में यह किसकी कहानी हो जाएगी? कृष्णा सोबती की कहानी होगी। अगला बताइए प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है। बताइए कि इसमें से कौन सा मत प्लेटो का है? काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उदांत की अभिव्यक्ति है, काव्य कल्पना की सर्जना है। बताइए इसमें से कौन सा कथन प्लेटो का है? तो प्लेटो का मत था कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 93 बताइए, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? आपको बताना कि इसमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम तार सप्तक होता है, उसे क्या लिखा जाता है? तार सप्तक। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो अज्ञेय ने किया था कब? 1943 में। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। तो इसमें बताइए कि तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक में रामविलास शर्मा भी हैं, तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं और भारत भूषण अग्रवाल भी जी हैं। तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह यह तार सप्तक के कवि नहीं है। अब आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 94, यह प्रश्न आपके लिए है। आप इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। बताइए, ज्ञानराश के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन या उक्ति किसका है? महावीर प्रसाद जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बताइए इसमें से कौन सा अमेरिकी नई समीक्षा का आलोचक है? एजरा पाउंड है, रेमंड विलियम्स हैं, वाल्टर बेंजामिन हैं या क्लीथ ब्रुक्स हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीथ ब्रुक्स अमेरिकी नई समीक्षा के आलोचक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था, यह बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि यह कहानी किसकी है? तो यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किसका कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और आपसे पूछा जाता है कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल 3 रचनाएं लिखकर ही श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही हैं, जिन्होंने 3 कहानी ही लिखा था और श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी तीनों कहानी का नाम भी पूछा जाता है, कौन सी है? तो उसने कहा था बुद्धू का काठा, सुखमय जीवन। ये 3 इनकी कहानियाँ हैं जो हर एक परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो अब आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915। 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किया गया था। अब बताइए प्रश्न नंबर 97, वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है। बताइए, अपना मोर्चा का, मैला आंचल का, वलचनामा का या गली आगे मुड़ती है? तो वामन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। चलिए अगला बताइए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं। आपको बताना है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं।
प्रश्न नंबर 99 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेश्वर हैं, चैतन्य हैं, केशवदास हैं या मधुसूदन सरस्वती हैं। तो विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी हैं। इनकी एक रचना रामचंद्रिका है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? रामचंद्रिका रचना है इनका। चलिए अगला बताइए, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपको बताना है कि उपन्यास क्या है, एक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, प्रेमचंद्र ने या भगवती प्रसाद शर्मा ने। तो उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। प्रश्न नंबर 101 बताइए, कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? आपको बताना है कि कालिदास की लालित योजना यह किसका कृति है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो बताइए कि कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? तो कालिदास की लालित योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किसका कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृति है। आपको बताना है निराला का देहांत किस सन में हुआ था? बताइए कि निराला का देहांत किस सन में हुआ था? 1960 में, 1961 में, 62 में या 1963 में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि निराला का जन्म कब हुआ था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार निराला का जन्म 1997 माना जाता है। कब माना जाता है? 97। और कुछ विद्वानों के अनुसार 1999 भी माना जाता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में निराला जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था। कब हुआ था मृत्यु? 1961 में। चलिए अगला बताइए, भाव विलास किसकी रचना है? आपको बताना है कि भाव विलास किसका रचना है। घनानंद का है, बिहारी का है, देव का है या पद्माकर का है। तो भाव विलास देव, क्या भाव विलास देव किसकी रचना है? देव की यह रचना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 104। आपको बताना कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद्र आचार्य हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या किशोरी दास वाजपेयी हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो शब्दानुशासन हेमचंद्र का है। लेकिन हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो हिंदी शब्दानुशासन आपका किशोरी दास वाजपेयी जी का यह है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 105। उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, यह पंक्ति किसकी है? मतीराम की है, घनानंद की है, केशवदास की है या बिहारी की है। तो उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, यह रचना घनानंद की है, जिन्हें पीर का कवि भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है घनानंद जी को। अगला बताइए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वामन है, भामा है, कुंतक है या दंडी हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। कौन है? वामन जी हैं। आपसे पूछा जाता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह भी ध्यान रखेंगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। कौन है? भामा हैं। चलिए अगला देखिए, रामदास की कविता किसने लिखी है? आपको बताना है कि रामदास एक कविता है, यह किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने, केदारनाथ सिंह ने, रघुवीर सहाय ने या विजय देव नारायण शाही ने। लक्ष्मी घर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रामदास कविता किसने लिखा है? तो रामदास कविता केदारनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 108। तुगलक किस भाषा से अनुदित है? आपको बताना है तुगलक किस भाषा से अनुदित है। तो तुगलक आपका बताइए किससे संबंधित है? मराठी से, कन्नड़ से, तमिल से या बांग्ला से। तुगलक कन्नड़ का क्या है? अनुदित भाषा है। तो बी ऑप्शन सही जवाब होता है।
प्रश्न नंबर 109 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। आपको बताना है कि कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मुर्दों का टीला होगा, सबही नचावत राम गुसाई है, महाकाल है या चित्रलेखा है। तो कुमारगिरी चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। क्या है? चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। अगला बताइए, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था। आपको बताना है कि मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था। नामवर सिंह ने, नेमिचंद्र जैन ने, अशोक वाजपेयी ने या रमेश चंद्र मुक्तिबोध ने। तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमिचंद्र जैन ने किया था। किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने किया था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 111। आपको बताना काठ का सपना का लेखक कौन है। बताइए कि काठ का सपना के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं, अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं या मुक्तिबोध हैं। तो काठ की सपना क्या है कि मुक्ति हो जाए, मुक्ति से मुक्तिबोध किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध था। अगला बताइए, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना। आपको बताना चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा विवरण है या ललित निबंध है। तो चीड़ों की चांदनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता जी हैं। यह क्या है? नरेश मेहता का यात्रा विवरण है। क्या है? यात्रा विवरण इसकी विधा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 113। आपको बताना है प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई थी। अंग्रेजों ने इसकी एक पुस्तक था जिसको क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। वह कौन सा पुस्तक था? सोजे वतन था, गबन था, करबला था या कर्म भूमि था। तो प्रेमचंद्र की सोजे वतन पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। अगला बताइए, आत्मने पद के लेखक हैं। आपको बताना कि आत्मने पद के लेखक कौन हैं। रमेश शमशेर बहादुर सिंह हैं, कुंवर नारायण हैं, अज्ञेय हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो आत्मने पद के लेखक अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 115। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा। आपको बताना कि 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस ने लिखा है, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, हबीब तनवीर ने लिखा है या विवेकानंद ने लिखा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 8वां सर्ग किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 116 बताइए, कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है। पीताम्बर बर्थवाल ने कहा, हरिऔध ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या श्याम सुंदर दास ने कहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इससे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कबीर दास को साधुकड़ी भाषा किसने कहा। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्हें की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इनकी काव्य को संत काव्य किसने कहा। संत काव्य राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। और इनकी रचनाओं के बारे में इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। आप इस प्रश्न का जवाब बताइए कि कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी को डिटेक्टर कहा। प्रश्न नंबर 117 बताइए, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कितना है। 1882 है, 1883 है, 1884 है, 1885 है। बताइए इसका रचना काल क्या है। तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है जिसका रचना काल 1882। आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी ढंग का लिखा गया पहला उपन्यास क्या है, तब भी आपका जवाब परीक्षा गुरु ही होगा।
प्रश्न नंबर 118 बताइए ताई कहानी के लेखक हैं। बताइए कि ताई कहानी के लेखक कौन हैं। सुदर्शन है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, प्रेमचंद्र हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो ताई क्या है, एक इसकी विधा कहानी है। इसके लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। प्रश्न नंबर 119 बताइए संशय की एक रात की विधा है। आपको बताना है संशय की एक रात की विधा क्या है। काव्य नाटक है, कथा काव्य है, खंड काव्य है, लंबी कविता है। तो संशय की एक रात के लेखक कौन है। तो इसके लेखक नरेश मेहता जी हैं। कौन है, नरेश मेहता जी हैं। इसकी विधा क्या है, तो यह एक लंबी कविता है। क्या है, यह एक लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 120 आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था। बताइए सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, श्री नारायण चतुर्वेदी थे, श्याम सुंदर दास थे या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। सरस्वती पत्रिका से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे। तो चिंतामणि घोष थे। कौन थे, चिंतामणि घोष थे। और इसके पहले संपादक कौन थे। तो पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। कब बने थे, तो 1900 में इसके पहले संपादक बने थे। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसके दूसरे संपादक कौन थे। तो दूसरे संपादक महावीर प्रसाद जी थे। कौन थे, महावीर प्रसाद जी थे। कब बने थे, तो 1903 में। कब बने थे, 1903 में बने थे। और कब तक रहे थे, तो 1920 तक रहे थे। 1903 से 1920 तक ये इसके संपादक बने रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 121 आकार की दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। बताइए कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कांड कौन सा है। अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है या स्किंदा कांड है। आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इसमें 7 कांड हैं। सबसे प्रथम कांड कौन सा है, तो बाल कांड है। कौन सा है, बाल कांड। सबसे अंतिम कांड कौन सा है, तो उत्तर कांड। क्या है, उत्तर कांड सबसे अंतिम कांड है। और इस प्रश्न का जवाब सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो स्किंदा कांड सबसे छोटा कांड है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 22 आपको बताना है ज्ञान दूर की क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर की क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह छंद है। बताइए किसका, कामायनी से लिया गया है, साकेत से लिया गया है, उर्वशी से लिया गया है या प्रिय प्रवास से लिया गया है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। बताइए यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो यह पंक्ति आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 123 बताइए छाती पर मुग दलना के निम्नलिखित अर्थों में से सही विकल्प को चुनिए। आपको बताना है कि छाती पर मुग दलना का सही अर्थ क्या होगा। परेशानी से दूर करना, निरंतर परेशानी पैदा करना, एक पल के लिए भी शांति से रहने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छाती पर मुग दलना का अर्थ होता है निरंतर परेशानी में पैदा करना। क्या अर्थ होगा, निरंतर परेशानी पैदा करना। प्रश्न नंबर 124 देखिए, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात इस पंक्ति में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार होगा। मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार या उपमेय उपमा अलंकार। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात इस पंक्ति में लुप्तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, लुप्तो उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बेग लजायो पंक्ति में दोष है। बताइए इसमें कौन सा दोष है। पुनरुक्त दोष है, दुष्क्रमत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है या शिलत्व दोष है।
तो मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को वेग लजायो, इसमें दुष्क्रमत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व दोष है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। और आप सभी लोग अगर इस तरह के वीडियो कम समय में अधिक प्रश्नों को पूर्ण करना चाहते हैं, जिससे आप अपना आकलन करना चाहते हैं, तो सभी लोग आपका अपना चैनल BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और इसके साथ ही साथ अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इस तरह के वीडियो निःशुल्क लाते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।